हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमी उत्थान में। और मैं हूं श्रेया राज। तो आज फिर आप मेरे साथ पढ़ने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री का सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 4, यानी कि अब तक आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट 3 तक पढ़ लिया है, जिसमें कि मैंने आपको सारी चीज़ें विस्तार से बताई, मैप के माध्यम से बताई, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल, उसकी खोज, उसके बारे में कहाँ कहाँ कौन से स्थल विकसित हैं, उसकी विशेषता क्या, ये सब मैंने आपको बता दिया है। और आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ कॉन्सेप्ट, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो ये एक तो आपके इसके ऑब्जेक्टिव निकल के आएंगे, पर ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव हमने पहले कर लिया, पर कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव यहाँ से निकल कर आएंगे। इसके अलावा ये एक तरह का कॉन्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी चीज़ें आपको डायरेक्ट नहीं दे दिया जाता, कुछ घुमा फिरा के देते हैं। तो यहाँ से जो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो फिर आपकी तो कोई चांस नहीं बनती कि एग्जाम में क्वेश्चन छूटने वाले हैं। तो चलिए हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार भारत के और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन 3 देशों में था। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार इन 3 देशों में था, जिसमें कि 900 प्लस स्थल भारत में मिले हैं, 500 प्लस स्थल पाकिस्तान में मिले हैं और मात्र 2 स्थल सोरतुघई और मुंडीगाक, ये 2 अफगानिस्तान में मिले हैं। तो वहाँ से हमने पढ़ लिया। और आज हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन और विज्ञान और प्रौद्योगिकी। क्योंकि आपको पता है कि जहाँ भी कोई भी सभ्यताएं होती है तो वहाँ समाज होता है, धर्म होता है, राजनीति होता है, विज्ञान, तो इसीलिए हमें इनका अध्ययन करना जरूरी है। तो और अगर आपने वो 3 पार्ट नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर जाके देखिएगा, आपको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। और चलिए तब अब हम स्टार्ट करते हैं इसके सामाजिक जीवन पे। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन, यानी कि समाज का स्वरूप कैसा था। आप अभी जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ समाज का कुछ स्वरूप है, वहाँ कुछ वर्ग रहते हैं, यानी कि कह लीजिए तो अब तो जातियों में विभक्त है, तो कुछ जातियाँ अलग रहती हैं, वर्ग अलग रहते हैं, उनके पेशे अलग हैं, खान पान अलग है, रहन सहन अलग है। तो इस तरह से आपके समाज का एक स्वरूप बना हुआ। तो उसी प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता में भी समाज का अपना एक स्वरूप था। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है परिवार, यानी कि मैंने पॉइंट इसलिए लिखा ताकि आपको इसके बारे में सारी चीज़ें एक करके एक डिटेल से बता सकूं। तो देखिए सबसे पहले आता है परिवार। तो अगर परिवार की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे छोटी इकाई थी ये परिवार था, और ये ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है। सबसे छोटी इकाई यानी समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी वो कौन सी थी, तो वो था परिवार, वो था परिवार। और इसमें एक चीज़ और निकल कर आती है, जैसा कि आपने देखा था कि मोहनजोदड़ो से मातृदेवी मिली है, मोहनजोदड़ो से मातृदेवी, और हड़प्पा से मिला है गर्भ से निकला हुआ पौधा की मूर्ति, यानी कि हड़प्पा से जो मिला है उर्वरता की देवी मिला है, उर्वरता की देवी का प्रमाण मिला। इससे पता चलता है कि यहाँ जो समाज था, यानी सिंधु घाटी में जो समाज था वो कैसा था, तो वो मातृसत्तात्मक था। वो कैसा समाज था, वो मातृसत्तात्मक समाज था। जैसा कि अभी अगर प्रेजेंट की बात की जाए तो पितृसत्तात्मक समाज है, यानी कि पुरुष प्रधान समाज, जहां पुरुष ही सब कुछ है। जैसे अगर आप अभी देखते हैं तो आपके घर में मुखिया कौन होते हैं, आपके दादाजी होते हैं, दादाजी नहीं हुए तो आपके पिताजी हो गए, यानी सारा कार्यभार उन्हें संभालते हैं। कहा जाता है वंश बढ़ाने के लिए बेटों की जरूरत होती है। आपको वंश को आगे कौन ले जाएगा, तो बेटा ले जाएगा। जिस घर में बेटे नहीं है, सिर्फ 2-3 बेटियां हैं, तो कहा जाता है कि वो घर नहीं है, आई मीन कि वहाँ एक औलाद की जरूरत है, एक लड़की की जरूरत है, क्योंकि लड़का ही घर की नींव होता है। तो ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि अभी जो हमारा समाज है वो पितृसत्तात्मक समाज है, अभी हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता से जो प्रमाण मिले हैं, चूंकि पता है आपको कि वहाँ की लिपि जो थी वो लिखी तो गई थी पर उसे आज तक कोई पढ़ नहीं सका, क्योंकि वहाँ की लिपि भावचित्रात्मक थी। इसलिए जो भी वहाँ खुदाई के दौरान मिले हैं उसी के माध्यम से अनुमान लगाया गया है पुरातत्वविदों के द्वारा कि ये समाज ऐसा हो सकता है। तो वहाँ मिली मातृदेवी और उर्वरता देवी। इसके अलावा अन्य भी स्त्रियों की मूर्तियों से ये वर्णन मिलता है कि वहाँ का जो समाज था, सिंधु घाटी सभ्यता का समाज था, ये कैसा था, ये था मातृसत्तात्मक समाज। कैसा था, मातृसत्तात्मक। और ये आप एकदम से ध्यान में रखिएगा ये सब, क्योंकि आगे अब जब हम वैदिक समाज के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि हमारा समाज किस तरह से मातृसत्तात्मक से फिर कन्वर्ट होके पितृसत्तात्मक बना। तो कभी ये ऑब्जेक्टिव के रूप में भी पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो समाज था वो किस प्रकार का था, तो मातृसत्तात्मक। इसके अलावा प्राक द्रविड़ जो युग थे, प्राक द्रविड़ जो काल,
जो समाज था वहाँ भी मातृसत्तात्मक पाया जाता था। तो ये भी चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हैं। वैसे जो समाज था वो कैसा था, मातृसत्तात्मक। अब चलते हैं वर्ण व्यवस्था की तरफ। तो सिंधु घाटी सभ्यता में किसी भी प्रकार के वर्ण का वर्णन नहीं मिला, यानी कि वर्ण व्यवस्था का वर्णन नहीं मिला है, वर्ण व्यवस्था का वर्णन नहीं मिला है। जैसा कि वैदिक युग में अगर आप पढ़ेंगे आगे चल के, इसके बाद तो नेक्स्ट चैप्टर वैदिक युग ही होगा जो कल पढ़ाऊंगी। तो देखिए वर्ण व्यवस्था में जब वैदिक काल में 4 वर्णों में विभक्त मिला है, जिसमें कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थे इसमें किसी प्रकार के वर्ण नहीं मिले, लेकिन वर्ग मिले हैं, वर्ग मिले हैं। वर्ण अलग है, वर्ग अलग है। तो ये जो वर्ग थे यहाँ पे वर्ग मिले हैं। तो कौन कौन से वर्ग मिले हैं, तो आपको मैं बताई थी कि पुरोहित का सिर मिला है मोहनजोदड़ो से। मैंने कल के क्लास में आपको बताया था कि पुरोहित का सिर जो मिला है वो मोहनजोदड़ो से मिला है। इसके अलावा एक दाढ़ी वाले व्यक्ति के भी मिले हैं। उसके अलावा आपको पता है कि वहाँ वाणिज्य व्यापार ज़्यादा होते थे। तो इस तरह से कुछ वर्गों का उल्लेख किया है, जिसमें कि पुरोहित वर्ग, व्यापारी वर्ग, श्रमिक वर्ग, शिल्पी वर्ग, ये सब मिले हैं। तो आपको इन्हें भी ध्यान में रखना है। कौन कौन से वर्ग मिले हैं, पुरोहित वर्ग, व्यापारी वर्ग, श्रमिक वर्ग, शिल्पी वर्ग, ये सब मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, लेकिन वहाँ वर्ण व्यवस्था नहीं थी। फिर चलते हैं हम अस्त्र शस्त्र की तरफ। तो आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से अस्त्र शस्त्र नहीं मिले हैं, अस्त्र शस्त्र नहीं मिले हैं, यानी कि वहाँ का जो जीवन था वो शांति प्रिय जीवन था। वहाँ के लोग कैसा जीवन व्यतीत करते थे, तो शांति प्रिय जीवन व्यतीत करते थे। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। क्योंकि आपको पता है कि अस्त्र शस्त्र नहीं थे, तो इसका मतलब है कि वहाँ किसी प्रकार के युद्ध भी नहीं हुआ करते थे। अब देखिए भोजन के प्रकार के बारे में अगर बात करें कि वहाँ भोजन का प्रकार किस प्रकार का था, तो वहाँ के लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे। वहाँ के लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे, जिसमें कि अगर मांसाहारी की बात करें कि पता कैसे चला, तो मछली के कांटे मिले हैं। खुदाई के दौरान क्या मिले थे, तो मछली के कांटे मिले थे, मछली के कांटे। इसके अलावा और भी मांस के कुछ ऐसे टुकड़े मिले हैं, मांस के कुछ ऐसे प्रकार मिले हैं, जिससे कि पता चलता है कि यहाँ के लोग मांसाहारी भी थे। और आपको पता है कि जब ये सबों का दफन करते थे, मैं आगे इसमें पढ़ाऊँगी आपको, तो सबका दफन करने के दौरान ये कुछ मिठाइयाँ, फल, ये सब जो होते थे बर्तन में रख के सबके साथ उसे दफना देते थे। तो इससे आपको पता चलता है कि वहाँ के लोग शाकाहारी भी थे, शाकाहारी भोजन भी करते थे और मांसाहारी भी थे। तो ये भोजन के प्रकार हो गए। फिर अगर बात करें आभूषण की, तो वहाँ वस्त्र और आभूषण का अच्छा खासा प्रचलन था, वस्त्र और आभूषण का अच्छा खासा प्रचलन था। जैसा कि आपने चनहूदड़ों में देखा मनका बनाने का कारखाना, मैंने आपको बताया था कि चनहूदड़ों से मिला है मनका बनाने का कारखाना, मनका बनाने का कारखाना। इसके अलावा वहाँ से और जो चीज़ें मिले हैं, जिसमें कि कर्णहार, जिसमें कर्णफूल कह सकते हैं, जिसे ईयररिंग अभी कहा जाता है, तो कर्णफूल हो गया, कंठहार हो गया, हंसुली हो गया, ये सारे कुछ आभूषण मिले हैं। मैं लिख देती हूँ, आप वैसे भी ध्यान में रखिएगा। कर्णफूल, कंठहार, हंसुली, ये सब जो मिले हैं कुछ आभूषण मिले हैं, काजल, पाउडर, और मैंने बताया था लिपस्टिक के भी प्रमाण मिले हैं। तो ये सारी चीज़ों से ये स्पष्ट होता है कि वहाँ के लोग आभूषण के शौकीन थे और आभूषण का विकास हो चुका था। इसके अलावा अगर बात करें वस्त्र की, तो आपको पता है, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे पहले मोहनजोदड़ो यानी कि सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में ही कपास के प्रमाण मिले हैं। अगर कपास की बात की जाए तो कपास का प्रमाण सबसे पहले कहाँ मिला है, तो सबसे पहले कपास का जो प्रमाण मिला है वो मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में, और उसी से सूती वस्त्र बनाए जाते थे। तो ये जो लोग थे ये सूती वस्त्र का भी उपयोग करते थे और फिर ऊनी वस्त्र का भी उपयोग करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि यहाँ से सुई मिला था, यहाँ से सुई का प्रमाण मिला था, जिससे कि यह स्पष्ट होता है कि यहाँ के लोग सिले हुए वस्त्र पहना करते थे। जैसे कि हमारे आदि मानव एंसेस्टर्स जो थे वो लोग बिना सिले हुए वस्त्र पहनते थे, छाल पहनते थे और वैसे भी बिना सिले, लेकिन यहाँ से सुई का प्रमाण मिला है, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ के लोग सिले हुए वस्त्र पहनते थे। अब अगर बात करें मनोरंजन की, मनोरंजन के क्या क्या साधन थे, ये लोग मनोरंजन भी करते थे, तो हाँ करते थे। जैसा कि ये लोग पासा खेलते थे, पासा मिला है, जिससे पता चला था कि ये पासा के शौकीन थे। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली है, कांस की नर्तकी की मूर्ति मिली है, जिससे यह स्पष्ट होता था कि ये लोग नाच गान में भी शौकीन रखते थे, नाच गान में भी शौकीन थे।
थे। इसके अलावा एक फिगर मिला है जिसमें कि एक तीर चलाता हुआ, यानी कि एक हिरन पे तीर चलाते हुए संकेत मिले हैं। उस पिक में ऐसा मिला है कि ये हिरन पे तीर चलाया जा रहा था। तो इससे आपको पता है कि यहाँ के लोग शिकार के भी शौकीन थे, शिकार भी करते थे। इसके अलावा खिलौनों के शौकीन थे, खिलौनों के, जैसा कि मैंने आपको मोहनजोदड़ो से बताया था कि हल खिलौनों के रूप में मिले हैं। एक बैल मिला है जो कि सिर हिलाता है, और एक हाथी मिला है जिसके कि सिर दबाने पर ध्वनि निकलती थी। तो इस तरह से कुछ ऐसे प्रमाण मिले जिससे पता है कि यहाँ के लोग मनोरंजन भी किया करते थे। ये सामाजिक जीवन के कुछ पॉइंट थे। अगर आप कोई भी आंसर राइटिंग कर रहे हो, चाहे आप 12th के लिए कर रहे हो, ग्रेजुएशन के लिए कर रहे हो, या फिर कोई अच्छे एग्जाम में जहाँ की आंसर राइटिंग कर रहे हो, तो ये सब पॉइंट इस तरह से अगर आप लिखिएगा तो आपको नंबर मिलना एकदम से तय है। तो इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, इसे जानना जरूरी है। देखिए कितना इजीली है कि एक छोटा छोटा मैंने पॉइंट लिखा और उसके बारे में सारी चीज़ें ध्यान आ गई। आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिएगा, फिर आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। अब चलते हैं राजनीतिक जीवन की तरफ। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर राजनीतिक जीवन होता क्या है। तो समाज किस प्रकार तक का था, यानी कि समाज में जो प्रजातंत्र शासन व्यवस्था थी, जनतंत्र शासन व्यवस्था थी, या राजतंत्र शासन व्यवस्था थी, इन सब का जो वर्णन मिलता है उन्हीं से पता चलता है कि यहाँ का राजनीतिक जीवन कैसा था। जैसे कि अभी के अगर वर्तमान समाज को देखा जाए तो अभी सरकारें होती हैं, पार्टियां होती हैं, हमारे विभिन्न पद होते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो ये सब मिलकर समाज का संचालन करते हैं, यानी देश का संचालन करते हैं। और छोटी छोटी इकाइयों में बटा होता है जिसमें वार्ड कमिश्नर, मुखिया, ग्राम पंचायत, तो इस तरह से सभी मिलके हमारे समाज का संचालन करते हैं। तो उसी प्रकार से इसमें देखा जाए कि आखिर यहाँ का राजनीतिक जीवन कैसा था, यहाँ जो समाज का संचालन हो रहा था तो वो कैसे हो रहा था। तो सबसे पहले देखिए नगर प्रशासन का संचालन, ये एक पॉइंट है, नगर प्रशासन का संचालन। तो इसके बारे में कैसे हम समझेंगे, तो चूंकि आपको पता है कि वहाँ जो थे वर्ग थे, जैसे कि वहाँ जो मूर्ति मिला है पुरोहित का, तो इससे स्पष्ट होता है कि हो सके वहाँ पुरोहितों का वर्चस्व हो, यानी कि पुरोहित शासन करते हो, ऐसा माना गया है, पुरोहित शासन करते हो। या फिर ये कह सकते हैं कि वहाँ व्यापार वाणिज्य अच्छी फली फूली थी, तो वहाँ व्यापारी वर्ग का भी संचालन हो सकता है, व्यापारी वर्ग का भी। और एक बात वहाँ से और स्पष्ट होती है कि चूंकि ये एक नगरीय सभ्यता था, सिंधु घाटी सभ्यता जो था ये एक नगरीय सभ्यता था, तो इससे यह स्पष्ट होता है कि हो सके इसे नगर पालिका का यहाँ संचालन था, और मत भी इसी को मिला है। अगर पूछा जाता है कि राजनीतिक व्यवस्था किस पे निर्भर थी, तो वो कैसे थी, तो नगर पालिका शासन व्यवस्था थी, नगर पालिका शासन व्यवस्था थी। चूंकि आपको भी पता है कि जहाँ नगर होते हैं उसका संचालन कौन करता है, तो नगर पालिका के माध्यम से किया जाता है। तो इसमें आप कह सकते हैं कि राजनीतिक जीवन कैसी थी, तो नगर पालिका शासन व्यवस्था पे आधारित थी। फिर देखिए पिग्गट महोदय ने एक चीज बताया, इसमें पिग्गट महोदय जो हमारे पुरातत्वविद थे, उन्होंने बताया कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जुड़वा राजधानियां, और ये ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है कि कौन कौन से क्षेत्र सिंधु घाटी के जुड़वा राजधानियों के रूप में जाने जाते हैं। तो ये आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो देखिए आपको मैं बता दूं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो क्षेत्र थे, मोहनजोदड़ो, ये जुड़वा राजधानियां थी, जुड़वा राजधानियां। और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि ये बात किसने कहा था, तो ये बात कहा था पिग्गट महोदय के द्वारा कि ये जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है ये कैसी है, तो ये जुड़वा राजधानियां थी सिंधु घाटी सभ्यता की। और दोनों के बीच की यदि दूरी की बात की जाए तो 483 किलोमीटर दूरी थी, कहीं कहीं 600 भी दिया रहता है लेकिन 483 माना गया। तो सिंधु घाटी सब यानी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बीच की दूरी कितनी थी, तो 483 किलोमीटर। अब देखिए हंटर महोदय ने एक बात कही है, हंटर महोदय ने बड़ी अच्छी बात कही है कि सिंधु घाटी सभ्यता को राजतंत्र, यानी कि यहाँ पे राजतंत्र शासन व्यवस्था ना कहकर, राजतंत्र शासन व्यवस्था ना कहकर इसे जनतंत्र शासन व्यवस्था कहना चाहिए। कैसे शासन व्यवस्था कहना चाहिए, जनतंत्र शासन व्यवस्था। ऐसा इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि यहाँ से महल के प्रमाण नहीं मिले। चूंकि आपको पता है कि जहाँ भी राजा महाराजा होते थे तो वहाँ से महल मिलते थे, लेकिन यहाँ से क्या था कि महल के प्रमाण नहीं मिले, महल के किसी भी प्रमाण नहीं मिले। यहाँ मात्र 2 वर्गों में मैंने आपको बताया था कि एक ऊंची होती थी दुर्ग, ऊंचे दुर्ग, और एक निम्न दुर्ग होते थे, जिसमें ऊंचे ये दुर्ग में हम कह सकते हैं कि व्यापारी
वाले वर्ग रहते थे, बड़े बड़े वर्ग अमीर लोग रहते थे और निम्न वर्ग में छोटे छोटे गरीब लोग रहते थे। तो इस तरह से यहाँ से कोई महल का प्रमाण नहीं मिला, यहाँ से किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रमाण नहीं मिला। तो इससे कहा जा सकता है कि ये राजतंत्र व्यवस्था ना होकर जनतंत्र व्यवस्था थी। और ऐसा किसने कहा? तो ये कहा गया हंटर महोदय के द्वारा थी। ये राजनीतिक जीवन की कुछ विशेषता थी। अब चलते हैं आर्थिक जीवन की तरफ कि उनका आर्थिक जीवन भला कैसा था। तो आर्थिक जीवन में सबसे पहले आता है कृषि। आर्थिक जीवन में जब आप किसी भी चीज़ में पढ़ेंगे सबसे पहले कृषि, पशुपालन, फिर उद्योग, फिर व्यापार वाणिज्य, आपका कॉन्सेप्ट इसी तरह से रहेगा। और आप अगर किसी आंसर राइटिंग को भी करते हैं तो उसमें सबसे पहले इसी तरह से आप डालिए आर्थिक जीवन के रूप में। तो देखिए आर्थिक जीवन में सबसे पहले कृषि पे बात करें तो कृषि की मुख्य भूमिका थी। मुख्य भूमिका किसकी थी? तो मुख्य भूमिका जो थी वो कृषि की थी, यानी कि लोग कृषि कार्य करते थे। और यहाँ विभिन्न प्रकार की फसलें भी मिली हैं जिनमें कि गेहूं, जौ, इसके अलावा चावल के थोड़े बहुत प्रमाण मिले। मैंने आपको बताया था चावल के बहुत कम प्रमाण मिले हैं, लोथल, कालीबंगा, इन्हीं सब क्षेत्रों से धान की भूसी जो मिली है तो इसके कम प्रमाण मिले। लेकिन गेहूं और जौ जो थे ये मुख्य फसल थे। गेहूं और जौ सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य फसल था। ये भी ऑब्जेक्टिव के रूप में आता है तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। गेहूं और जौ सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य फसल था। इसके अलावा और जो मिले हैं वो उसमें मिला है कह सकते हैं आपकी बाजरा मिला है। बाजरा के बारे में मैंने आपको बताई थी तो बाजरा मिला है। इसके अलावा अगर और बात करें कि और क्या क्या मिला है तो इसी प्रकार की छोटी छोटी और भी फसलें आपको मिली। और इसमें एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा फसल नहीं मिला है, कौन सा फसल नहीं मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में। तो आप ध्यान में रखेंगे गन्ना और रागी। गन्ना और रागी कोई फसल होगा, मुझे भी उतना पता नहीं है रागी के बारे में कैसा होता है, तो आप लोग को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो गन्ना और रागी जो है ये दो चीज़ें नहीं मिले हैं, ये दो चीज़ें जो हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिले। इसके अलावा गेहूं मिला है, जौ मिला है, चावल और कपास मिला है। जैसा कि कपास एक मुख्य फसल के रूप में भी उपजाया जाता था तो इस तरह से कपास मिला है, लेकिन खाद्य फसल गेहूँ और जौ मुख्य थे। फिर देखिए पशुपालन की बात पर चलते हैं। तो पशुपालन में यहाँ के लोग बहुत जीवों का पालन करते थे। जैसे आपने कुंबड़ वाले सांड के बारे में पढ़ा होगा, ये यहाँ का मुख्य एक तरह से कह लीजिए तो पशु था। तो कुंबड़ वाला सांड, कुंबड़ वाला सांड। इसके अलावा आपको पता है कि सुरकोटजा से क्या मिला था? तो घोड़े के साक्ष्य मिले हैं। सुरकोटजा से घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, घोड़ा, गाय, इन सब से गैंडा, एक सिंह का गैंडा जो था अभी काजीरंगा में है उस समय वहाँ भी था। तो इन सब चीज़ों का जो मिला है यहाँ से प्रमाण मिला है, जिसमें मुख्य रूप से कुंबड़ वाला सांड, घोड़ा, गाय। आगे आप पढ़ेंगे कि धार्मिक जीवन में कि ये लोग नाग की पूजा करते थे, तो नाग भी था, लेकिन नाग को तो पाला नहीं जाता है, सिर्फ वहाँ के लोग पूजा करते थे। तो पशुपालन के रूप में ये सारी चीज़ें वहाँ जानी जाती है और भी मुर्गे उर्गे ये सब भी पाला उला जाता था। तो अब देखिए उद्योग की बात करें तो उद्योग के धंधे थे यहाँ पे। जैसा कि शहरी जीवन था, व्यापार था, तो उद्योग तो होना निश्चित है। जैसा कि मैं आपको चनहुदड़ों से बताई थी कि मनका बनाने का कारखाना मिला है, मनका बनाने का कारखाना मिला है। इसके अलावा कपास से वस्त्र बनाया जाता था तो उसके भी कारखाने मिले हैं। कपास से वस्त्र का निर्माण होता था तो उसके भी कारखाने मिले। तो कह लीजिए कि यहाँ उद्योग धंधा विकसित रूप से चल रही थी। और भी जो भी चीज़ें थी जैसा कि मैंने आपको बताया कि विभिन्न प्रकार के आभूषण, वस्त्र, ये सारी चीज़ें, कॉस्मेटिक्स यानी कि साज सज्जा की जो सामान थी तो ये सब भी कारखाने से बनाए जाते थे। तो कारखाना कह लीजिए यहाँ पे विकसित था। फिर अगर बात करें व्यापार की तो व्यापार तो यहाँ का पेशा था, प्रमुख पेशा कह लीजिए। कृषि के बाद अगर कुछ होता था तो यही होता था। तो व्यापार में क्या क्या किया जाता था? तो व्यापार दो तरह से होते थे। एक तो आंतरिक व्यापार जिसमें कि सिंधु क्षेत्र के आसपास के जो भी क्षेत्र थे उनमें ही व्यापार किया जाता था, और दूसरा जो होता था वो होता था बाह्य व्यापार। बाह्य व्यापार जिनमें कि बहुत सारे क्षेत्रों में व्यापार किया जाता था सिंधु सभ्यता से बाहर। जैसे कि आप अगर ले लिखने का तो सीट भी नहीं है, तो मध्य एशिया, ऐसे ध्यान से सुन लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो मध्य एशिया में व्यापार होता था, उसके बाद दक्षिण एशिया में व्यापार होता था, मेसोपोटामिया, और उसके अलावा आप मिस्र की सभ्यता को देख लीजिए वहाँ। तो ये सब कुछ क्षेत्र थे जहाँ से कि व्यापार किया जाता था। व्यापार जो होता था उसमें आयात और निर्यात दोनों होता था। आप जब भी पढ़े हैं तो आयात और निर्यात व्यापार में दो चीज़ें होती हैं, आयात और निर्यात।
तो निर्यात का मतलब होता है कि क्षेत्र से भेजा जाना। यहाँ यानी कि मैं अगर यहाँ पे अगर धान की खेती कर रही हूँ तो मैं अगर किसी को धान पहुँचा रही हूँ तो ये हो गया निर्यात, यानी कि मैं निर्यात कर रही हूँ। और आयात का मतलब आना, साफ साफ आप समझ गया, आयात का मतलब आना, यानी कि मैं अगर किसी से कुछ ले रही हूँ तो मैं आयात कर रही हूँ। तो दोनों चीज़ें होती थी। अगर निर्यात की बात करें कि यहाँ के लोग क्या क्या निर्यात करते थे, तो आपको पता है कि कपास यहाँ मिला है, कपास मिला है तो ये लोग कपास का निर्यात करते थे, सूती वस्त्र का निर्यात करते थे। इसके अलावा हाथी दांत, मैं आपको बताई थी कि हाथी दांत के प्रमाण मिले मोहनजोदड़ो से, तो हाथी दांत का व्यापार करते थे। इसके अलावा लकड़ी, इन सब चीज़ों का ये मुख्य रूप से निर्यात करते थे। आप देख इसे नोट कर लेंगे। और रही आयात की बात, तो कुछ मुख्य चीज़ों का ये आयात करते थे जो कि यहाँ पे अवेलेबल पहले से नहीं था। तो उनकी एक सूची मैं यहाँ पे दी हूँ। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन जो मेन है वो मैंने आपको बताया है। तो इनका ये व्यापार करते थे और ये ऑब्जेक्टिव के रूप में आते हैं, तो आप नोट कर लीजिए। तो देखिए जो भी सोना का व्यापार कहाँ से किया जाता था, यानी सोना कहाँ से मंगवाया जाता था, तो अफगानिस्तान से, चांदी ईरान और अफगानिस्तान से, टीन अफगानिस्तान से, लाजवर्द ये कह लीजिए तो मनी की तरह होता था, नीलमणि या पत्थर जिसे कि आभूषण के रूप में यूज करते थे, तो लाजवर्द मेसोपोटामिया से मिला है। उसके अलावा तांबा खेतड़ी से मिला है राजस्थान से, तांबा खेतड़ी के राजस्थान से। ये चीज़ें भी आता है कि खेतड़ी कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में। और तांबा जो लाया गया था वो खेतड़ी राजस्थान से होता था व्यवहार। शीशा ईरान से लाया गया, ईरान और अफगानिस्तान से। शीशा कहाँ से लाया गया, तो ईरान और अफगानिस्तान से शीशा का आयात किया जाता था। इसके अलावा शंख और कौड़ियाँ, शंख तो आप समझते होंगे पूजा में जो इस्तेमाल करते हैं, बजाते हैं, और कौड़ियाँ भी उसी तरह से होती। पैसा कौड़ी सुने हैं ना, पैसा कौड़ी वो भी होते हैं ऐसे छोटे से, मेरे घर में थे पहले, मैंने देखा है। तो पैसा कौड़ी इस तरह से कौड़ी होती है छोटी सी। तो उन सब चीज़ों का ये व्यापार करते थे, इन सब चीज़ों का व्यापार। और कहाँ से करते थे, सौराष्ट्र और दक्षिण भारत से। सौराष्ट्र कहाँ स्थित है, गुजरात में। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है। और इन सब चीज़ों का ये लोग यहाँ से व्यापार करते थे। तो ये जो मैंने बॉक्स बना के इसीलिए दिया आपको, ताकि ये हाईलाइट रहे और आपको इसे अच्छे से नोट कर लेना, ये सारी चीज़ों का व्यापार किया जाता था। अब चले हम धार्मिक जीवन की तरफ कि धार्मिक जीवन में क्या क्या थे। तो धर्म, धार्मिक जीवन में सबसे पहला आता है धर्म। तो यहाँ धर्म लोग मानते थे, धर्म को मानते थे, पूजा पाठ करते थे। लेकिन एक धर्म होता है ना जो कि वैदिक काल में आगे जाकर इतना ज़्यादा प्रसार हो गया कि धर्म ही सब कुछ है, तभी तो जन्म हुआ ब्राह्मण का, पुरोहित वर्ग का सबसे ज़्यादा। तो कह लीजिए यहाँ का जो सभ्यता था, यहाँ धर्म उतना वर्चस्वशाली नहीं था। धर्म क्या था, वर्चस्वशाली नहीं था, यानी कि धर्म था लेकिन किसी पे हावी नहीं था। धर्म जो था लोगों पे हावी नहीं था, धर्म था लौकिक। लौकिक का मतलब हो गया कि जिसे हम देख के पूजा करते हैं, जिसे देख के, जैसे कि हमारे समाज में भी भगवान की मूर्तियां होती हैं, शिव भगवान, दुर्गा माँ, जो भी होते हैं सब भगवान की मूर्तियां होती हैं, तो हम उन्हें देखते हैं, उसे पूजते हैं। और एक होता है अलौकिक, जो कि अदृश्य होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता और हम उन्हें मानते हैं भगवान के रूप में। तो वही चीज़ें थे। तो यहाँ जो धर्म थे ये लौकिक थे, यानी कि यहाँ पे जो भगवान थे वो दिखाई देता था। आगे हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से भगवान थे यहाँ, तो वो दिखाई देते थे। और धर्म उतना ज़्यादा प्रधान नहीं था, बस काम चलाओ पूजा पाठ यहाँ पे होती थी। फिर देखिए अगर मंदिर की बात करें तो यहाँ से मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है, सिंधु घाटी सभ्यता से मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है। और ना ही मंदिरों का जो किसी प्रकार का टूटे फूटे खंडर के रूप में भी नहीं मिला है ये। तो अगर प्रमुख देवता की बात करें कि प्रमुख देवता यहाँ कौन से थे, तो पशुपतिनाथ, मार्शल महोदय ने बताया कि यहाँ जो थे पशुपतिनाथ प्रमुख देवता थे। पशुपतिनाथ प्रमुख देवता थे जिनके 3 सिर थे। एक सिक्का मिला है, एक सिक्का पे उत्कीर्ण मिला है इस तरह का, पशुपतिनाथ का मूर्ति। इन्हें पशुपतिनाथ क्यों कहा गया, क्योंकि इन्हें 3 सिर थे और 3 सींग थे। और ये एक पत्थर पर बैठे हुए थे जिसके चारों तरफ की कुछ पशुएं बैठे थे, जिसमें कि बाघ थे, हाथी थे, गेंडा थे, भैंसा थे। तो ये सारे पशु पे बैठे हुए थे। तो एक तरह से कहा गया कि ये पशुओं पे संचालन रखते थे, यानी कि पशुओं पे नियंत्रण रखते थे, इसीलिए इसे पशुपतिनाथ माना गया और प्रमुख देवता के रूप में इसे पूजा जाता था, पशुपतिनाथ को। और देखिए सिंधु घाटी से एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा है कि वहाँ तो बाघ के प्रमाण मिले हैं लेकिन शेर का प्रमाण नहीं मिला है। इसीलिए कभी कभी पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से कौन से जीव का प्रमाण नहीं मिला, और आपको ऑप्शन में शेर भी दे दिया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि बाघ तो मिला है लेकिन शेर का प्रमाण नहीं मिला। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि देखने बहुत कम
कम मिलेंगे, लेकिन बहुत अंदर के पॉइंट्स, इसीलिए मैं ये वाला पार्ट आपको पढ़ा रही हूँ। तो देखिए बाघ के प्रमाण मिले हैं पशुपतिनाथ, इसके अलावा कुबड़ वाले सांड की भी पूजा की जाती थी, कुबड़ वाले सांड की भी पूजा की जाती थी। और इसके अलावा आप कह लें तो मातृ देवी, तो आपको पता ही है मातृ देवी, उसके बाद फिर उर्वरता की देवी, इन सब की पूजा की जाती थी। तो ये लोग प्रमुख देवता थे। इसके अलावा जो पूजा की जाती थी उसमें नाग की भी पूजा की जाती थी, पेड़ की भी पूजा की जाती थी। पेड़ में प्रमुख पेड़ कौन से थे? पीपल, पीपल की पूजा की जाती थी, ये भी आपको ध्यान में रखना। और वहाँ से स्वास्तिक मिले हैं, स्वास्तिक जैसा कि आप लोग भी अपने घरों में देखे होंगे, इस तरह से होते हैं जो स्वास्तिक, इस तरह से। तो ये स्वास्तिक दाएं साइड से भी मिला है और बाएं साइड से मिला है, दोनों तरह के यहाँ स्वास्तिक मिले हैं। तो आपको ये भी चीज़ें ध्यान में रखनी है। उसके बाद अग्निकुंड की बात करें तो आपको पता है कि लोथल, कालीबंगा, इन सबसे अग्निकुंड का प्रमाण मिला, इन सबसे क्या मिला? अग्निकुंड का प्रमाण मिला है, जिससे कि यह स्पष्ट होता है कि यहाँ के लोग जो थे वो हवन सब पूजा पाठ भी करते थे, यानी कि अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं सब उत्सर्ग। सब उत्सर्ग के बारे में मार्शल महोदय ने बताया है कि यहाँ जो सब उत्सर्ग थे, यानी कि जो मर जाते थे लोग, तो 3 तरह से सबका उत्सर्ग किया जाता था। कैसे कैसे? तो एक तो पूर्ण समाधिकरण, एक था, मैं कहाँ लिखूँ, यहीं लिखती हूँ, पूर्ण समाधिकरण। पूर्ण समाधिकरण में क्या होता था कि सबको पूरी तरह से दफना दिया जाता था। जैसे कि लोथल से युगल समाधान मिले हैं जिसमें कि 3 सबको एक साथ दफनाया गया था, ऐसा प्रमाण मिला है। तो पूर्ण समाधिकरण में पूरी तरह से सबको दफना दिया जाता था। फिर था एक आंशिक समाधिकरण, फिर एक क्या था? आंशिक समाधिकरण। और इस आंशिक समाधिकरण में क्या होता था कि पहले सबको किसी खुले स्थान पे छोड़ देते थे, यानी डेड बॉडी को किसी खुले जगह पे छोड़ देते थे, जहाँ की गिद्ध के खाने के बाद और भी जंगली जानवरों के खाने के बाद उस जो सबका अवशेष बचा होता था उसे ले जाके दफना दिया जाता था। तो इसे कहते हैं आंशिक समाधिकरण। जैसा कि आपने एक चीज़ जाना होगा, टावर ऑफ साइलेंस। टावर ऑफ साइलेंस जानते हैं आप? मुंबई में स्थित है, यहाँ भारत में और भी सब देशों में स्थित है टावर ऑफ साइलेंस, जहाँ क्या होते थे, जो पारसी धर्म के लोग थे या ईरानी धर्म के लोग होते हैं, वो जो मर जाते हैं तो उसी टावर ऑफ साइलेंस में, जैसे आपने मौत का कुआं देखा है ना, जस्ट लाइक उसी तरह से टावर ऑफ साइलेंस होता है। जंगली इलाका में होता है, शहर से बहुत दूर होता है। तो वहाँ क्या किया जाता है कि ईरानी लोग, पारसी धर्म के लोग, ये लोग जब मर जाते हैं तो उनके शव को वहाँ फेंक दिया जाता है, घी लगा के, मिठाई का माला पहना के, ये सारी चीज़ें करके वहाँ फेंक दिया जाता है उस शव को। और उसके बाद जब उसे गिद्ध, कौवे, चील ये सब खा लेते हैं तो उसके जब कुछ अवशेष बचते हैं फिर जाके उसे वहाँ से दफनाया जाता है। तो ये टावर ऑफ साइलेंस हमारे यहाँ मुंबई में, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, जहाँ की इस प्रकार से दाह संस्कार किया जाता है। तो जस्ट लाइक ये संस्कार कहाँ किया जाता था? तो आंशिक समाधिकरण जो होता था ये सबका उत्सर्ग सिंधु घाटी में भी किया जाता था। इसके अलावा दाह संस्कार यानी कि सबों को जलाने की भी व्यवस्था थी। दाह संस्कार का मतलब है कि मोहनजोदड़ो से आपको पता है कि सबको जलाने के भी प्रमाण मिले हैं कि वहाँ सबों को जलाया भी जाता था। तो ये 3 टाइप थे सब उत्सर्ग के, आपको इन तीनों टाइप को भी ध्यान में रखना है कि कौन कौन थे। अब देखिए नेक्स्ट आता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में अगर बात करें तो चूंकि आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, यानी कि शहर की सभ्यता थी। तो जब शहर थे, इतने सभ्य थे, सब कुछ थे, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी होना तो वास्तविकता है, ये तो होना जरूरी है। तो कैसे पता चला? देखिए धातु कर्म, चूंकि आपको पता है कि कांस्य युगीन सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि कांस्य युगीन सभ्यता थी। और आपको पता है कि यहाँ से एक कांसे की नर्तकी मिली है, 10.5 सेंटीमीटर की कांस्य की नर्तकी का चित्र यानी मूर्ति मिली है। कांस्य नर्तकी का, कांस्य नर्तकी का क्या हो गया, यहाँ से मिला है क्या? तो ये मिला है कांसे की मूर्ति। तो इससे ये पता चलता है कि ये लोग जो कच्ची धातु थी, मूर्ति तो ऐसे नहीं बनाया जाता ना, कच्ची धातु को शुद्ध धातु निकाल के फिर उसकी मूर्ति बनाई जाती थी। इससे ये स्पष्ट होता है कि ये लोग कच्ची धातु को शुद्ध धातु में बदलना जानते थे, तभी तो कांसे की मूर्ति का निर्माण किए थे। इसके अलावा सुई हुई जो भी था, तो इस तरह से ये पता चलता है कि यहाँ के लोग धातु से वास्तविकता यानी परिचित थे। और इसके अलावा देखिए तांबा को जो है, तांबा को क्या किया जाता है कि 1083
1083 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया जाता है, यानी पिघलाया जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि तांबा को पिघला के मूर्ति बनाने के लिए, अन्य भी चीज़ें बनाए जाने के लिए कितना ज़्यादा तापमान का जरूरत होता है, इतना तापमान। तो चूंकि इतना तापमान से ये लोग परिचित होंगे तभी तो ये लोग कर सकते थे ना, यानी कि मूर्तियाँ बनाते थे, इतना तापमान उत्पन्न करने की इनमें क्षमता होती थी। तो इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ के लोग को धातु का अच्छा खासा ज्ञान था। फिर अगर वाहन की बात करें तो आपको पता है कि यहाँ समुद्री व्यापार होता था, यहाँ समुद्री व्यापार, तो समुद्री व्यापार के लिए जहाज की, नाव की जरूरत होती थी। और मोहनजोदड़ो से एक बर्तन मिला है, मोहनजोदड़ो से एक बर्तन मिला है जिसमें कि नाव के चित्र दिखाए गए हैं। मोहनजोदड़ो से बर्तन मिला है जिसमें कि नाव के चित्र दिखाए गए हैं, नाव के चित्र। इसके अलावा आपको पता है कि मोहनजोदड़ो से एक हल का मैंने कहा था बैलगाड़ी का खिलौना मिला है। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? एक बैलगाड़ी का खिलौना भी मिला है, जिससे ये पता चलता है कि ये लोग बैलगाड़ी से भी अवगत थे। इसके अलावा गोदी भी मिला है, डॉकयार्ड जैसे कि बंदरगाह भी थे। तो आपको पता बर्तन मिले हैं, नाव मिले हैं, बैलगाड़ी मिले हैं, गोदी, यानी कि इन सब सारी चीज़ें जो है यहाँ व्यापार के लिए यानी आवागमन के लिए मिले हैं। उसके बाद देखिए माप तौल की अगर बात की जाए तो ये लोग माप तौल से भी परिचित थे। ये लोग जो थे ये लोग माप तौल से भी परिचित थे, जिनमें कि आप कह सकते हैं कि माप तौल से परिचित होने का मतलब है कि ये लोग जो मापने तौलने की व्यवस्था कर चुके हैं। आपको पता है कि उस समय सिक्का का उतना निर्माण नहीं हुआ था, तो ये लोग तो वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग करते थे। इसके अलावा चीज़ों को नापते किस में थे? तो इंच होती थी, डंडा होते थे, इन सब से परिचित थे। इंच, डंडा, इन सब सारी चीज़ों से ये लोग परिचित थे माप तौल करने के लिए। और इसके अलावा यहाँ एक अनुपात में बाट भी होते थे। बाट जिसे बटखारा कहते हैं, अब तो इलेक्ट्रिक तराजू आ गया है तो यूज नहीं होता है, पहले बटखारे का यूज होता था। तो यहाँ से लगभग 150 बटखारे मिले हैं। कितने बटखारे मिले हैं? तो यहाँ से लगभग 150 बटखारे मिले हैं, और जिनमें कि सबसे बड़ा बटखारा 1037 ग्राम का था। सबसे बड़ा बटखारा कितने ग्राम का था? ये भी ऑब्जेक्टिव में आप ध्यान रखेंगे, 1037 ग्राम। और सबसे छोटा जो बटखारा था 0.87 ग्राम का था। सबसे छोटा बटखारा कितने का था? बॉट था 0.87 ग्राम का। इसके अलावा इंच, डंडा का उपयोग करते थे। जैसा कि आप में एटॉमिक नंबर पढ़ते हैं ना, जिस अनुपात में, जैसे 1, 4, 8, 16, फिर 32। तो मेरे तो साइंस पढ़े बहुत दिन हो गया, उतना ध्यान नहीं, लेकिन शायद एटॉमिक नंबर ही था वो, जिसमें कि इस तरह से अनुपात किया जाता था। तो यहाँ पे वाट का अनुपात उसी प्रकार से था, 1, 2, 4, 8, 16, 32, इस तरह से। आप देखिए चिकित्सा की अगर बात करें तो यहाँ के लोग चिकित्सा से भी भली भांति परिचित थे। जैसे कि सेल खड़ी का एक पत्थर मिला, सेल खड़ी का पत्थर मिला है। इसके अलावा आप कह लीजिए तो एक मस्तिष्क शोध का कपाल मिला, यानी कि एक कपाल मिला है जिसको कि मस्तिष्क शोथ की बीमारी थी। जिसको किस चीज़ की बीमारी थी? तो मस्तिष्क शोथ की बीमारी थी, मस्तिष्क शोथ की बीमारी थी, जिसमें कि ये मिला है कपाल। तो इससे आप कह सकते हैं कि ये लोग मस्तिष्क शोथ की बीमारी पर एक तरह से रिसर्च भी कर रहे थे, और इनमें कुछ चिकित्सा के लिए घरेलू उपाय भी किया करते थे। फिर देखिए अगर सिंचाई की बात करें तो ये लोग जलाशय, सिंचाई में जलाशय, नहर, तालाब, इन सब से परिचित थे। यानी और खासकर तो रैन था इनके सिंचाई का मुख्य साधन, लेकिन इसके अलावा जलाशय, नहर और तालाब, इन सब से परिचित थे। एक क्वेश्चन आता है कि अफगानिस्तान में जो एक इलाका है, चूँकि मैं बताई थी कि 2 मिले हैं, एक तो सोर्तुगाई और मुंडीगाग, 2 स्थल मिले हैं। तो अफगानिस्तान के सोर्तुगाई से नहर का प्रमाण मिला है, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार पूछा भी जाएगा। तो अफगानिस्तान के जो सोर्तुगाई क्षेत्र थे, सोर्तुगाई क्षेत्र, वहाँ से क्या मिला है? नहर का प्रमाण मिला। इसे आप नोट कर लीजिएगा स्पेशल से। तो सोर्तुगाई क्षेत्र जो अफगानिस्तान का था, वहां से नहर का परिमाण मिला। तो ये कुछ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के पॉइंट थे। तो इस तरह से आज आपने सब कुछ पढ़ लिया, इसके सामाजिक जीवन के बारे में, राजनीति, आर्थिक, धार्मिक, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सब के बारे में। तो आप कह सकते हैं कि आपने पूरा चैप्टर कंप्लीटली कर लिया। एक एक करके आप इसका ऑब्जेक्टिव भी डील कर सकते हैं और सब्जेक्टिव भी आराम से बना सकते हैं। तो मुझे तो लग रहा है कि आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया और आपको अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अभी से लेकर ये आपको सारी टॉपिक्स पढ़ाएगा। और नेक्स्ट क्लास में अब हम वैदिक सभ्यता की तरफ चलेंगे, यानी कि वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। फिर आगे चल के फिर मौर्य काल, जो भी एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए तो इतना ही। घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, अपने परिवार का और खुद का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।